वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे, पूर्व मध्यकाल को पढ़ रहे थे, अर्थात 750 से लेकर 1206 एडी तक का जो समय था, अर्थात 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, जिसे हम लोग राजपूत काल या फिर सामंतवादी काल भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पूरे राजपूत साम्राज्य के जो शासन व्यवस्था थे, धार्मिक, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज, साथ ही साथ उसके कलाकृति के बारे में, वास्तुकला के बारे में, चित्रकारी के बारे में, उसके बाद राजपूतों के पतन का कारण, उसके बाद हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा, पाल वंश को देखा। तो इसे हम इस सारी चीजों को हमने समाप्त किया। तो बीच में हमने बताया था कि पाल वंश के साथ दो प्रमुख शासकों के साथ युद्ध होता है, एक राष्ट्रकूट वंश और दूसरा था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो एक गुर्जर प्रतिहार वंश भारत के उत्तर की तरफ का था। भारत के जो उत्तर पश्चिम के जो इलाके थे उस तरफ के ये, अर्थात गुजरात के इलाकों के वंश थे, और राष्ट्रकूट दक्कन के इलाकों के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र में जो इलाका पड़ता है वहां पे ये शासक हुआ करते थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। सबसे पहले कि ये जो राष्ट्रकूट वंश था, यह 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का यह शासनकाल था। 735 ईस्वी से 982 ईस्वी तक यह राष्ट्रकूट वंश जो है शासन करता है। तो 735 ईस्वी से लेकर 982 ईस्वी तक याद रखेंगे, यह जो शासनकाल था राष्ट्रकूट वंशों का शासनकाल था, याद रखेंगे। इसका प्रारंभिक मूल निवास स्थान लटलूर, जो महाराष्ट्र के बीदर का आधुनिक लातूर जिला है, वह था, याद रखेंगे। राष्ट्रकूट वंशों का जो प्रारंभिक स्थान था वह लटलूर था। लटलूर जो कि महाराष्ट्र के बीदर का आधुनिक लातूर जिला है, वही जो था राष्ट्रकूट वंश का प्रारंभिक निवास स्थान था। ये चालुक्य साम्राज्य के सामंत हुआ करते थे। याद रखेंगे कि ये जो राष्ट्रकूट वंश थे, ये वातापी और वेंगी चालुक्य वंश की जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि चालुक्य वंश दो भाग में बंटता है, एक वेंगी के चालुक्य और दूसरा वातापी, या जिसे बादामी भी कहते हैं। तो बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, तो उन्हीं चालुक्य साम्राज्य के ये जो राष्ट्रकूट वंश थे, ये क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। तो इनका प्रारंभिक स्थान लटलूर, जो कि महाराष्ट्र के बीदर का आधुनिक लातूर जिला है, और ये चालुक्य साम्राज्य के सामंत थे। इनका अगला निवास स्थान एलचीपुर, जो पहले अचलपुर था। तो महाराष्ट्र के एलचीपुर इनका दूसरा निवास स्थान बना, जो कि पहले उसका नाम क्या था? अचलपुर। तो अगला निवास स्थान इनका अचलपुर, या फिर जिसे वर्तमान में एलचीपुर कहते हैं, वह बना। प्राचीनतम शिलालेखों में 7वीं शताब्दी का राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों के अनुसार राष्ट्रकूटों का साम्राज्य मालवा प्रांत के मानपुर में, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो प्राचीन शिलालेखों में 7वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिलता है, जिसे राष्ट्रकूट ताम्रपत्र कहते हैं। तो उसके अनुसार राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य विस्तार था वह मालवा प्रांत के मानपुर में था, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे कि प्राचीनतम शिलालेख में 7वीं शताब्दी का जो राष्ट्रकूट ताम्रपत्र था, उसके अनुसार राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य था मालवा प्रांत के मानपुर में था, अर्थात जो कि वर्तमान में कहां पे है? मध्य प्रदेश में।
यह किससे पता चला? तो राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों के अनुसार। अब राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग को जाना जाता है, जो कि एक चालुक्य साम्राज्य का सामंत था। याद रखेंगे, चालुक्य साम्राज्य का सामंत था दंती दुर्ग। तो उसने क्या किया कि इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कब? 752 ईस्वी में। याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा हुई। एलचीपुर के बादामी चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। तो दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक जिसका नाम था कीर्ति वर्मन द्वितीय, उसको पराजित करके 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। याद रखेंगे, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग। यही टॉपिक बार बार पूछा जाता है, यह भी आई है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने। किसको हराकर? तो चालुक्य वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था कीर्ति वर्मन द्वितीय, उसे पराजित करके 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। यह जो था कीर्ति वर्मन द्वितीय, यह एलचीपुर का बादामी चालुक्य शासक था। याद रखेंगे, और यहीं पर ये सामंत हुआ करते थे, एलचीपुर के बादामी चालुक्य शासन के अधीन। तो उसे पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। तो ये तो था हमारा राष्ट्रकूट वंश के बारे में परिचय था। अब हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। यहीं से राष्ट्रकूट वंश की महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के कितने शासक हुए, हम लोग उसे देख लें। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वह दंती दुर्ग बना, जो कि 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक। दूसरा कृष्ण प्रथम, जो 756 ईस्वी से 774 ईस्वी तक रहता है। तीसरा गोविंद तृतीय, जो 774 से 780 ईस्वी तक रहता है। चौथा ध्रुव, जो कि धारा वर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध था, यह 780 से 793 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद गोविंद तृतीय जो 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद अमोघ वर्ष या जिसे अमोघ वर्ष प्रथम भी कहते हैं, 814 से 878 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहता है। उसके बाद कृष्ण द्वितीय 878 से 914 ईस्वी तक शासक बनता है। इंद्र तृतीय, उसके बाद इंद्र तृतीय जो कि 914 से 929 ईस्वी तक शासक रहता है। उसके बाद अमोघ वर्ष द्वितीय, जो कि 929 से 930 ईस्वी तक महज एक वर्ष के लिए शासक बनता है। उसके बाद गोविंद चतुर्थ, जो कि 930 से 936 ईस्वी तक राजपूत वंश का शासक रहता है। उसके बाद अमोघ वर्ष तृतीय जो 936 से 939 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का शासक रहता है। उसके बाद कृष्ण तृतीय जो कि 939 से 967 ईस्वी तक बहुत लंबे अवधि तक यह राष्ट्रकूट वंश का शासक रहता है, लगभग 28 वर्षों तक। कब? कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी तक। उसके बाद खोटिग्गा अमोघ वर्ष 967 ईस्वी से 972 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का शासक रहता है। उसके बाद कर्क द्वितीय जो 972 से 973 ईस्वी तक शासक रहता है। कुछ इतिहासकार कर्क द्वितीय को ही राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो अंतिम शासक होता है वो इंद्र चतुर्थ को माना जाता है, जो कि 973 से 982 ईस्वी तक 19 वर्षों तक शासक रहता है।
और इसके बाद इंद्र चतुर्थ के बाद यह राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो जाता है। हालांकि यह नाम मात्र का ही रहता है, कहानी तो कर्क द्वितीय से ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अंतिम शासक हम लोग इंद्र चतुर्थ को मानेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे जब इसका पतन होगा तो इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग शासकों पर आते हैं, बारी बारी से उसे देखते हैं। तो सबसे पहला शासक जिसका नाम है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बारे में हमने बताया है कि यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। तो राष्ट्रकूटों का मुख्य स्थान कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को बनाया। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटों के मुख्य स्थान कहां बनाया? तो कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को बनाया। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूटों का मुख्य स्थान दंती दुर्ग ने कहां बनाया? तो कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को याद रखेंगे। राष्ट्रकूटों की राजधानी मणिकर अथवा मानखेड़, जो वर्तमान में कर्नाटक के सोलापुर का मानखेड़ है। तो याद रखेंगे कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां बनाया? तो मणिकीर को बनाया, जिसे मान्यखेत भी कहा जाता था, जो कि वर्तमान के कर्नाटक के सोलापुर के मानखेड़ में स्थित है। उसी मान्यखेत का नाम वर्तमान में मान्यखेड़ हो गया है। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी दंती दुर्ग ने कहां बनाई? तो मणिकीर को, जिसे मान्यखेत कहा जाता था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के सोलापुर का कौन सा इलाका है? तो मानखेड़ इलाका है। उसी मान्यखेत का नाम बदल के मानखेड़ कर दिया गया है। दंती दुर्ग ने स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित कर, देखिए, हालांकि 735 ईस्वी में ही इसने स्थापना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त यह सामंतों के अधीन ही था। लेकिन जब 752 ईस्वी में उसकी हत्या करता है कीर्ति वर्मन द्वितीय की, तो वह एक स्वतंत्र राष्ट्रकूट राष्ट्र की स्थापना करता है। तो दंती दुर्ग स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। कर्नाटक के उज्जैनी में, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये राजधानी, यह भी कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन? तो मान्यखेत या मणिकीर, जो वर्तमान मानखेड़ है कर्नाटक के सोलापुर में। और कर्नाटक के उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ करवाया, जिसे महादान यज्ञ के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि दंती दुर्ग ने कर्नाटक के उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराया, जिसे महादान यज्ञ कहा जाता है। दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली? तो महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। दंती दुर्ग को महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि मिली। परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि। गोदावरी और भीमा नदियों के बीच के सभी इलाकों पर यह कब्जा कर लेता है। तो गोदावरी और भीमा नदियों के बीच सभी इलाकों पर कब्जा दंती दुर्ग ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में, जो कि गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण की हम लोग क्या कहते हैं कि एक पवित्र नदी कहते हैं, उसे हम लोग अच्छे नदियों में दक्षिण की गंगा भी कह सकते हैं। तो गोदावरी और भीमा नदियों के बीच के सभी इलाकों पर दंती दुर्ग क्या कर लेता है? तो कब्जा कर लेता है। अपने साम्राज्य का विस्तार कोसल, कांची, श्रीशील, मालवा, लट इत्यादि तक। तो जो दंती दुर्ग था वह अपने साम्राज्य का विस्तार कोसल, कांची, श्रीशील, मालवा, लट इत्यादि तक कर लेता है। तो याद रखेंगे कि यह जो दंती दुर्ग था अपने साम्राज्य का विस्तार कहां कहां तक करता है? तो कोसल, कांची, श्रीशील, मालवा, लट, यहां तक। इसके बाद अगला शासक, उसका नाम है कृष्ण प्रथम। तो दंती दुर्ग के बाद
दंती दुर्ग के बाद अगला शासक दंती दुर्ग का चाचा बनता है, जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम याद रखेंगे, ये कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग का चाचा और दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक बनता है। चूंकि दंती दुर्ग कैसा था, निसंतान था, और यह 756 ईस्वी में शासक बनता है। तो याद रखेंगे, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक कौन बनता है, तो वो बनता है कृष्ण प्रथम, जो कि दंती दुर्ग का चाचा था। और क्यों बनता है, क्योंकि दंती दुर्ग निसंतान था। तो 756 ईस्वी में कृष्ण प्रथम, जो कि दंती दुर्ग का चाचा था, वह राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक बनता है। वातापी चालुक्यों का पूर्ण दमन, चालुक्यों के सभी इलाकों पर कब्जा। तो याद रखेंगे कि यह जो कृष्ण प्रथम था, वह वातापी चालुक्यों का पूर्ण दमन कर देता है, पूरी तरह से उसका समाप्ति कर देता है, और चालुक्यों के सभी इलाकों पर क्या कर लेता है, तो कब्जा कर लेता है। तो वातापी चालुक्यों का पूर्ण दमन करता है कृष्ण प्रथम, और चालुक्यों के सभी इलाकों पर कब्जा करता है। इसके शासन काल में वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य भी कहते थे, तथा मैसूर के गंग शासक भी अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य। यह कृष्ण प्रथम एक महान शासक था, काफी महान योद्धा था राष्ट्रकूट वंश का। तो इसके शासन काल में वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य भी कहते थे, और मैसूर के गंग शासक भी अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण प्रथम ने वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य कहते थे, उसे और मैसूर के गंग शासक को अपने अधीनता स्वीकारने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। याद रखेंगे इसे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि कृष्ण प्रथम के संबंध में बार बार पूछा जाता है, वह एलूरा का महत्वपूर्ण कैलाश मंदिर। तो एलूरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र में पत्थर को कटवाकर एक क्या है, शिव मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि एक आश्चर्यजनक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। तो कृष्ण प्रथम के संबंध में यह चीज बार बार पूछा जाता है कि एलूरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, तो इसी कृष्ण प्रथम ने, जो कि एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसे पत्थर को कटवा कर बनाया गया था। तो महाराष्ट्र के एलूरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, वहां का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कि पत्थर को कटवा कर बनाया गया था, वह एक शिव मंदिर है। उसका निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने, जो कि एक आश्चर्यजनक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। कोंकण पर भी कब्जा, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक। तो कोंकण पर अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया था, और इस कृष्ण प्रथम ने कोंकण पर भी कब्जा कर लिया। इस कारण इसे राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि कोंकण पर भी इसने कब्जा कर लिया, इसलिए कृष्ण प्रथम क्या था, एक महान शासक था। कला और संस्कृति का प्रेमी, जो कृष्ण प्रथम था, वह आर्ट का प्रेमी था, लिटरेचर का प्रेमी था। तो कला और संस्कृति, आर्किटेक्चर का बहुत क्या था, यह प्रेमी था, कला और संस्कृति का प्रेमी। तो यह था कृष्ण प्रथम। इसके बाद अब हम लोग आते हैं गोविंद द्वितीय पर। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम का यह बड़ा पुत्र था। याद रखेंगे, कृष्ण प्रथम के दो पुत्र होते हैं, एक पुत्र का नाम था गोविंद द्वितीय और दूसरे पुत्र का नाम था ध्रुवधारावर्ष। याद रखेंगे, तो ध्रुवधारावर्ष और गोविंद द्वितीय, ये दोनों पुत्र किसके थे, तो कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण प्रथम के। तो गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम का बड़ा पुत्र था। कृष्ण प्रथम के आदेश पर वेंगी पर आक्रमण करने गया।
और इस युद्ध में वेंगी चालुक्य के तत्कालीन शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ की पराजय एवं राष्ट्रकूटों की अधीनता। तो याद रखेंगे कि यह जो गोविंद द्वितीय था, कृष्ण प्रथम के आदेश पर वेंगी पर आक्रमण करने गया, वेंगी चालुक्यों पर आक्रमण करने गया। और इस युद्ध में वेंगी चालुक्य के तत्कालीन शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ की पराजय हो जाती है और वह राष्ट्रकूटों के अधीन हो जाता है। तो याद रखेंगे कि कृष्ण प्रथम ने किसको भेजा वेंगी चालुक्य पर आक्रमण करने के लिए? तो गोविंद द्वितीय जो कि उसका बड़ा पुत्र था। और इस युद्ध में वेंगी चालुक्य के तत्कालीन शासक जिसका नाम था विष्णुवर्धन, उसकी पराजय हो जाती है और वह राष्ट्रकूटों के अधीन हो जाता है। अयोग्य शासक इस कारण छोटे भाई ध्रुव धारावर्ष गद्दी से हटाकर अगला शासक बनता है। तो यह जो था गोविंद द्वितीय एक अयोग्य शासक था, तो इसी का फायदा उठाकर इसका छोटा भाई ध्रुव इसे गद्दी से हटाकर राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक बन जाता है। तो याद रखेंगे यह एक जो गोविंद द्वितीय था एक अयोग्य शासक था, तो उसे हटाकर ध्रुव धारावर्ष अगला शासक बनता है। मूल नाम क्या था? ध्रुव। इसके बाद अगला शासक बनता है ध्रुव, जिसे ध्रुव धारावर्ष के भी नाम से जानते हैं। हालांकि उसका मूल नाम ध्रुव ही था, इसे धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को झांसी के निकट तथा पाल नरेश धर्मपाल को गंगा जमुना दोआब के पास क्या किया? पराजित किया। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था ध्रुव धारावर्ष, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ सबसे पहली बार। और गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट में पराजित किया और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा जमुना दोआब के पास पराजित किया। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, गंगा जमुना के बीच की भूमि। तो राष्ट्रकूट ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार शामिल हुआ और पहली बार गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट पराजित किया और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा तथा जमुना दोआब के पास पराजित किया। हमने त्रिपक्षीय संघर्ष में बताया भी है, जो कि पिछले वीडियो में है, आप लोग उसे देख सकते हैं। चालुक्य नरेश विष्णु बर्मन और पल्लव नरेश दंती बर्मन को पराजित करने वाला पहला शासक। तो यह जो ध्रुव था चालुक्य नरेश विष्णु बर्मन और पल्लव नरेश दंती बर्मन को पराजित करने वाला पहला शासक बना। तो ध्रुव पहला शासक बना जिसने चालुक्य नरेश विष्णु बर्मन और पल्लव नरेश दंती बर्मन को पराजित किया। याद रखेंगे किसे? तो चालुक्य नरेश विष्णु बर्मन और पल्लव नरेश दंती बर्मन, इन दोनों को पराजित करने वाला पहला शासक ध्रुव। धारावर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध। तो याद रखेंगे यह जो ध्रुव था यह धारावर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध था। 780 ईस्वी में बड़े भाई गोविंद द्वितीय को हटाकर स्वयं शासक बना। तो 780 ईस्वी में अपने बड़े भाई गोविंद द्वितीय को हटाकर वह क्या बना? खुद शासक बन गया। उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। उत्तरापथ जिसे हम लोग जीटी रोड कहते हैं, ये हमने पिछले शेरशाह के वीडियो में पूरा डिटेल बताया है। तो उत्तरापथ की तरफ अर्थात यह जो जिसे हम लोग पथे बादशाही कहते हैं, उसकी तरफ जीटी रोड की तरफ अपना विजय अभियान चलाया। अपने सफल अभियानों के उपरांत गंगा जमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। तो जब त्रिपक्षीय संघर्ष में इसकी जीत हो जाती है पाल वंश के खिलाफ,
तो ध्रुव ने क्या किया कि अपने सफल अभियानों के उपरांत गंगा जमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना क्या किया, राज चिन्ह बनाया। तो याद रखेंगे कि जो ध्रुव था, ध्रुव धारा वर्ष था, तो त्रिपक्षीय युद्ध में गंगा जमुना दोआब के पास धर्मपाल को पराजित करने के बाद गंगा जमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। तो यह था हमारा राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ समय के बाद हम लोग इसके अन्य शासकों को देखेंगे और राष्ट्रकूट वंश को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, मिलते हैं हम लोग उस समय के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग राष्ट्रकूट वंश को कंटिन्यू करेंगे और राष्ट्रकूट वंश में गोविंद ध्रुव धारा वर्ष के बाद के जितने सारे शासक हैं उसमें से कुछ शासकों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसे हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं राष्ट्रकूट वंश को। तो ध्रुव धारा वर्ष के बाद जो कि 780 से 793 ईस्वी तक शासक रहता है, उसके बाद इसका पुत्र जिसका नाम था गोविंद तृतीय, वह राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है। तो गोविंद तृतीय पिता ध्रुव की मृत्यु के बाद, यह गोविंद तृतीय ध्रुव धारा वर्ष के बाद शासक बनता है राष्ट्रकूट वंश का। तो पिता ध्रुव की मृत्यु जो कि 793 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है। तो जो गोविंद तृतीय था, अपने पिता ध्रुव जो कि जिसकी मृत्यु 793 ईस्वी में हो गई थी, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है। संजन ताम्रपत्र के अनुसार अपने पिता ध्रुव की भांति उत्तरा पथ पर विजय अभियान प्रारंभ, हिमालय तक अपने अभियान का विस्तार। याद रखेंगे कि जिस प्रकार ध्रुव ने अपने विजय अभियान का शुरुआत उत्तरा पथ की ओर चलाया, तो उसी विजय अभियान को इसने भी आगे बढ़ाया। तो संजन ताम्रपत्र के अनुसार अपने पिता ध्रुव की भांति उत्तरा पथ पर विजय अभियान इसने क्या किया, उसकी शुरुआत की और हिमालय तक अपने अभियान का विस्तार इसने किया। याद रखेंगे किस ताम्रपत्र के अनुसार, तो संजन ताम्रपत्र के अनुसार अपने पिता ध्रुव की भांति उत्तरा पथ पर विजय अभियान आरंभ, हिमालय तक अपने अभियान का विस्तार। याद रखेंगे कि संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय अपने पिता ध्रुव की भांति उत्तरा पथ पर विजय अभियान की शुरुआत करता है और हिमालय तक अपने अभियान का विस्तार करता है। उत्तरा पथ के अपने विजय अभियान के दौरान मालवा, कौशल एवं कलिंग राजवंश को पराजित कर इन पर कब्जा। तो उत्तरा पथ के अपने विजय अभियान के दौरान गोविंद तृतीय मालवा, कौशल एवं कलिंग राजवंश को पराजित कर इन पर अधिकार कर लेता है। तो याद रखेंगे कि गोविंद तृतीय अपने उत्तरा पथ के विजय अभियान के दौरान मालवा, कौशल और कलिंग राजवंश को पराजित कर इनके राजाओं पर, इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य एवं गंग शासकों को पराजित कर उनके द्वारा आपस में संधि कर बनाए गए संघों को भी ध्वस्त कर दिया। तो दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य और गंग शासक एक दूसरे के साथ संधि करके एक संघ का निर्माण किए थे। तो गोविंद तृतीय ने दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य एवं गंग शासकों को पराजित कर उनके द्वारा आपस में संधि कर बनाए गए संघों को भी क्या किया, तो इसने ध्वस्त कर दिया। याद रखेंगे कि जो गोविंद तृतीय था वह दक्षिण भारत में पल्लव वंश, पांड्य वंश
और गंग वंश के शासक मिलकर एक संघ बनाए थे, संधि करके। तो गोविंद तृतीय ने इस संघ को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा पाल शासक धर्मपाल एवं गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो कि वत्सराज का पुत्र था, उसे पराजित किया। धर्मपाल के संरक्षक चक्रा युद्ध की भी इसने क्या की, तो पराजय की, पराजित किया। तो अपने पिता के द्वारा शुरू किए गए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने क्या किया, भाग लिया। याद होगा कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव के साथ कौन कौन लड़े थे, तो पाल शासक धर्मपाल और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार शासक, तो ये तीनों लड़े थे। लेकिन अपने पिता के द्वारा शुरू किए गए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद तृतीय ने भी भाग लिया और पाल शासक धर्मपाल एवं गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो कि वत्सराज का पुत्र था, और वत्सराज जो कि धर्मपाल के, जो कि पहले चक्र में भाग लिया था, पहले इसके पहले में किसके साथ, तो ध्रुव के साथ। तो ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय वत्सराज के पुत्र को क्या करता है, जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, उसे पराजित करता है और पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित करता है। किसमें, तो पिता के द्वारा शुरू किए गए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद तृतीय धर्मपाल के संरक्षक चक्रा युद्ध को भी क्या करता है, तो पराजित करता है। तो धर्मपाल के संरक्षक चक्रा युद्ध को भी इसने क्या किया, पराजित किया। साम्राज्य का विस्तार उत्तर में विंध्य और मालवा तक तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक। तो याद रखेंगे कि गोविंद तृतीय के समय जो साम्राज्य का विस्तार था उत्तर में विंध्य और मालवा तक, जबकि दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक था। याद रखेंगे कि गोविंद तृतीय के समय जो राष्ट्रकूट वंशों का साम्राज्य विस्तार था उत्तर में विंध्य और मालवा तक और दक्षिण में तुंगभद्रा तक, तुंगभद्रा नदी तक। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक और सबसे महान शासक, जिसका नाम था अमोघ वर्ष प्रथम भी इसे कहते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक अमोघ वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय के बाद 793 ईस्वी में गद्दी पर, 814 ईस्वी में गद्दी पर क्या करता है, आसीन होता है और कुल 64 वर्षों तक यह शासन करता है। अमोघ वर्ष प्रथम, याद रखेंगे, यह गोविंद तृतीय का पुत्र था। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम किसका पुत्र था, तो गोविंद तृतीय का पुत्र था। राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक, तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वो था अमोघ वर्ष प्रथम। जैन धर्म का अनुयायी, यह जो अमोघ वर्ष प्रथम था वह जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु जैन आचार्य जिनसेन। तो जिनसेन जो कि जैन आचार्य थे वे किसके गुरु थे, तो अमोघ वर्ष प्रथम के गुरु थे। अर्थात अमोघ वर्ष प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु कौन थे, तो गुरु जैन आचार्य जैन मुनि जिनका नाम था जिनसेन। याद रखेंगे अपने राज्य के शुरुआती दौर में इसकी कर्क के संरक्षण में कम आयु होने के कारण गद्दी पर आसीन, चूंकि कर्क जो प्रथम था वह गद्दी पर बैठता है, लेकिन कर्क उसकी आयु कम थी, इसी के कारण उसे गद्दी से हटाकर इसको अमोघ वर्ष प्रथम को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो अपने राज्य के शुरुआती दौर में इसकी कर्क के संरक्षण में कम आयु होने के कारण गद्दी पर क्या करता है, यह आसीन होता है, गद्दी पर बैठता है। उस समय कर्क का यह संरक्षक बनता है क्योंकि उसकी आयु क्या थी, कम थी। राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार एवं अस्थायित्व की प्राप्ति। तो अमोघ वर्ष प्रथम ने अपने राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार किया, साथ ही साथ राष्ट्रकूट वंश को अस्थायित्व प्रदान किया। इसके समय में राष्ट्रकूट वंश अस्थायी हो गया। तो राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार किसने किया, अमोघ वर्ष प्रथम ने,
और इसके शासन काल में राष्ट्रकूट वंश अस्थायी हो गया। महान विद्वान एवं कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह एक महान विद्वान था, अमोघ वर्ष प्रथम, और इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ जिसका नाम था कवि राजमार्ग, उसकी रचना की। तो याद रखेंगे कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? जो कि एक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ था, कवि राजमार्ग। अमोघ वर्ष प्रथम ने इसकी रचना की क्योंकि वह एक महान कन्नड़ विद्वान था। कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से तुलना। याद रखेंगे कि कला एवं साहित्य से इसका अगाध प्रेम था, अमोघ वर्ष तृतीय का, अमोघ वर्ष प्रथम का। इसी कारण इतिहासकारों ने इसकी तुलना किससे की है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। याद रखेंगे कि कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से इसकी तुलना की गई है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण होने के कारण इतिहासकारों द्वारा सम्राट अशोक से भी तुलना। तो शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण होने के कारण इतिहासकारों ने अमोघ वर्ष की तुलना किससे की है? तो सम्राट अशोक से। याद रखेंगे कि शांति प्रियता एवं उदारवादी दृष्टिकोण होने के कारण इतिहासकारों ने अमोघ वर्ष प्रथम की तुलना सम्राट अशोक से की है। यह काफी शांति प्रिय एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण वाला शासक था। इसी कारण इतिहासकारों ने सम्राट अशोक से तुलना अमोघ वर्ष प्रथम की है। इसके दरबारी कवि कौन थे? तो आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्ति के रचयिता सत्यायना और गणित सार संग्रह के रचयिता जिसका नाम था महावीराचार्य। तो अमोघ वर्ष प्रथम के समय उसके दरबारी कवि कौन थे? तो जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। उसके बाद सत्यायना, जिन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। इस अमोघ वृत्ति में अमोघ वर्ष प्रथम का पूरा वर्णन है। उसके बाद महावीराचार्य, जिसने गणित सार संग्रह की रचना की। याद रखेंगे जिनसेन आदि पुराण और सत्यायना अमोघ वृत्ति और महावीराचार्य गणित सार संग्रह। अपने जीवन का अंत किया तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर। तो अमोघ वर्ष प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का स्वेच्छा से अंत किया। याद रखेंगे कि अपने जीवन की समाप्ति कैसे की अमोघ वर्ष प्रथम ने? तो अपनी इच्छा से तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर। 64 वर्ष शासन, इसने कुल 64 वर्ष शासन किया था। नई राजधानी मान्यखेड़, जो कि वर्तमान कर्नाटक के मानखेड़ में स्थापित। तो इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो नई राजधानी बनाई मान्यखेड़ को। हालांकि इसे राजधानी जो इसका दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, वह मान्यखेड़ को बना चुका था, लेकिन इसने पक्की राजधानी बनाई। यह पूर्णतः एक राजधानी का स्वरूप बन गया मान्यखेड़, जो कि कहां पे है? वर्तमान कर्नाटक का मानखेड़ का इलाका है। सबसे बड़ा बंदरगाह भरूच स्थापित, इसने भरूच को सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में स्थापित किया। तो याद रखेंगे कि अमोघ वर्ष प्रथम ने भरूच को सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया। याद रखेंगे किसे? भरूच को सबसे बड़ा बंदरगाह। शिक्षा और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी, यह जो अमोघ वर्ष प्रथम था वह शिक्षा और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। याद रखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम शिक्षा और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। अरब यात्री सुलेमान द्वारा विश्व के 4 महान राजा, बगदाद के खलीफा, कुस्तुनतुनिया के राजा, चीन का सम्राट तथा अमोघ वर्ष प्रथम। तो याद रखेंगे कि जो अरब व्यापारी था जिसका नाम था सुलेमान, उसके अनुसार, सुलेमान के अनुसार
तो सुलेमान के अनुसार विश्व के 4 महान राजा हुए। एक का नाम था जो कि बगदाद के खलीफा, कुस्तुनतुनिया के राजा और चीन के सम्राट, और साथ ही साथ अमोघवर्ष प्रथम। तो इन चारों को अरब व्यापारी यात्री सुलेमान ने विश्व का 4 महान राजा कहा। किसे? तो बगदाद के खलीफा को, कुस्तुनतुनिया के राजा को, चीन के सम्राट को और अमोघवर्ष प्रथम को विश्व का सबसे बड़ा राजा कहा। किसने? तो अरबी यात्री सुलेमान ने। तो यह था अमोघवर्ष प्रथम, जो कि सबसे महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का। इसके बाद अगला शासक बनता है कृष्ण द्वितीय, जो कि काफी कमजोर शासक था। तो कृष्ण द्वितीय जो कि 878 ईस्वी से 914 ईस्वी तक 36 वर्षों तक शासन किया। अमोघवर्ष प्रथम का पुत्र था। तो कृष्ण द्वितीय किसका पुत्र था? अमोघवर्ष प्रथम का पुत्र था। कमजोर शासक, संपूर्ण शासनकाल चालुक्यों के साथ संघर्ष में व्यतीत। तो यह कमजोर शासक था और इसका संपूर्ण शासनकाल चालुक्यों के साथ संघर्ष में ही व्यतीत हो गया। तो यह था हमारा कृष्ण द्वितीय। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इंद्र तृतीय, और उसके बाद कर्क द्वितीय और अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के